आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। इतिहास का पहला चैप्टर है प्राचीन इतिहास का, और हम लोग सिंपल शब्द में यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे और तेजी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, और विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। विश्व की 4 प्रमुख नदी घाटी सभ्यता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारतीय पश्चिमोत्तर भाग में फैला था। दूसरा है आपका हुआंग या पीली सभ्यता, जो चीन में फैली। तीसरा है मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता। चौथा है दजला फरात के किनारे, नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो 4 नदी सभ्यता का विकास हुआ। नदियों के किनारे इसलिए विकास हुआ क्योंकि नदी एक अच्छा माध्यम है, एक यातायात का भी माध्यम है। पहले क्या था कि सड़कें नहीं थी, तो नदी के रास्ते नाव से दूर दूर तक जाना संभव था। नदी के किनारे कृषि भी आसानी से हो सकता है जब पानी का अभाव हो, या आपको पीने से लेकर के नहाने तक हर एक काम के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पहले तो चापाकल और नल की सुविधा नहीं थी, तो लोग खास करके नदी के किनारे ही आसपास के क्षेत्रों में ही बसते थे। इसीलिए सारी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई, जो विकसित या सभ्यता बनी। ठीक है, तो उसी कड़ी में आपका भारतीय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में मानना है कि जो शहर पहले खोजा जाएगा उसी के नाम पे उस सभ्यता का नाम पड़ेगा। तो सबसे पहले जो खोज हुई, जो खुदाई हुई, उसमें हड़प्पा शहर निकला था, और इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में हुई, यानी 20वीं सदी में जाकर के इसकी खुदाई हुई। उससे पहले लोगों को पता नहीं था कि भारत में कोई सभ्यता बहुत प्राचीन समय में से चलती आ रही है। अंग्रेज लोग भारत को नीचा दिखाते थे, कहते थे यहाँ की कोई सभ्यता ही नहीं है। जब यह खुदाई में निकला उस दिन से वो चुप हो गए, क्योंकि उनको लग गया कि हमसे भी ये लोग ज्यादा विकसित प्राचीन समय से ही है। ठीक है, तो वही है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा क्यों नाम पर आपको पता चल गया, क्योंकि हड़प्पा शहर को ही पहले खोजा गया। यह विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसका विकास भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ। जैसे कि आप ये भारत है, हम छोटा सा एक मैप और भी बना दे। जैसे भारत है तो उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसका विकास हुआ। जैसे यहां पे आप भी बना करके अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका पाकिस्तान है, ये बगल में अफगानिस्तान है। तो इन क्षेत्रों में यह फैला, और इसकी जो चौहद्दी है, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा, कौन सा शहर है, जगह है मांडा उत्तर में। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिण में कहां तक फैला था, दैमाबाद। ये पूछ सकता है, चौहद्दी एकदम याद रखिएगा। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर कहां है, यूपी में। और पश्चिम बलूचिस्तान, अभी फिलहाल वो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। इसलिए कह रहे हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में भी आ जाए। ठीक है, पीओके पे कब्जा करने की बात हो रही है, आगे चलकर टारगेट बलूचिस्तान ही होगा। ठीक है, चलिए ये बात की बात है। लेकिन यहां तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए चूंकि यहां की प्रमुख नदी सिंधु है, और सिंधु की सहायक, जैसे उत्तर बिहार में आप आते हैं तो यहाँ गंगा सहायक मेन नदी है। साथ साथ जितनी भी नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक हो, चाहे पुनपुन हो, चाहे जो भी नदियां हैं, वो आकर के गंगा में ही मिलती है। तो मेन यहाँ की सभ्यता, अगर बिहार में सभ्यता कहेंगे तो गंगा घाटी की सभ्यता है। यहाँ पे गंगा नदी के किनारे की सभ्यता फैली है। जबकि अगर आप इधर देखेंगे उत्तर पश्चिम भाग में, तो आपको दिखेगा यहाँ पर सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के किनारे ही ये सब सारे शहर थे, और बहुत सारी जो नदियां थी वो सिंधु नदी में ही आके मिल रही थी। इसीलिए सामूहिक रूप से ही इस सभ्यता का नाम क्या कर दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। कि जो अन्य नदियां थी, ठीक है, वो सहायक नदी है। मेन नदी कौन सी है, सिंधु। तो आप यहां पे देख रहे चित्र, तो आपको दिख रहा होगा त्रिभुजाकार, एक प्रकार से यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। और इसका देखिए, इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन इसलिए क्योंकि यहां पे कांस्य धातु का प्रयोग किया गया, और इतिहास में ऐसा भी मानना है कि जिस युग में जिस धातु का प्रयोग किया जाता था, उसी धातु के नाम से उस युग का नाम पड़ा।
जैसे ताम्र युग था, तांबे का वहां पे उपयोग होता था। कांस्य युग सिंधु घाटी सभ्यता को इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे कांसा का प्रयोग किया जाता था, और कांसा बनता है तांबा और टीन का मिश्रण। कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है, इसीलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कांसा धातु के औजार का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इस कारण से इस कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र क्या है? त्रिभुजाकार है। आप देख ही पा रहे होंगे ये कैसा क्षेत्र है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसका लगभग क्षेत्रफल 12,96,000 किलोमीटर, लगभग आप 13 लाख बोल सकते हैं। 12,96,000 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था। तो कोई छोटी सभ्यता नहीं थी, बहुत विस्तृत क्षेत्र में, बिहार से लेकर दिल्ली तक का आप कह सकते हैं कि लगभग इतना लंबाई चौड़ाई का वह सभ्यता का क्षेत्र था। क्योंकि इसका क्षेत्र सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे बसे थे, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो वही चीज यहां पे हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अब देखिए, जो उस समय जो शहर थे, प्रमुख शहर, वो 7 थे। 7 सैंधव स्थल नगर की संज्ञा दी गई है, जो कि मेन था, जिसकी खोज अभी भी जारी है। अभी भी जो है इतिहासकार या जो पुरातात्विक विद जो हैं, वो आज भी जो भूमि के अंदर खोज रहे हैं इन सब क्षेत्रों को, और उसमें नया नया क्षेत्र जोड़ रहे हैं। तो 7 सैंधव स्थलों के बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है, उसमें कौन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन कई बार प्री में आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर, या आप किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठते हैं तो उसमें पूछता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान क्षेत्र है साहिवाल जिला, ये कहां पे है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। इसका खोज करता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। हम ग्रुप में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ भेज देंगे, बस समझिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। घर पे फुर्सत मिले तो आप लिख लीजिए। ठीक है, और कब खोजा गया? तो 1921 ईस्वी में। और प्रमुख नदी कौन सी थी? रावी नदी। रावी नदी के तट पर यह सभ्यता का विकास हुआ था। किसका? हड़प्पा सभ्यता। तो कई बार लोग सिंधु घाटी पढ़ते तो हड़प्पा को सिंधु में मार के आ जाते हैं, जबकि हड़प्पा शहर सिंधु नहीं बल्कि किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के तट पर थी। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या मिला? यहाँ कांसे की गाड़ी मिली, खिलौना। उसके बाद मछुआरे का चित्र मिला, शंख का बैल मिला, कांसे की दर्पण मिली। तो ये सब कई बार पूछ देगा कि शंख का बैल कहां मिला, किस सभ्यता में मिला, या विशाल स्नानागार जैसे वो किस सभ्यता में था? जैसे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और कहा जाता है कि सबसे प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो ही था सिंधु घाटी सभ्यता का, और यह सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे। अभी फिलहाल यह पाकिस्तान में है, लरकाना जिला। ठीक है, रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में खोज किया, और इस प्रमुख नदी है सिंधु, जिसके किनारे कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। यहां पे क्या क्या मिले? जैसे विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, ये बहुत बार पूछा गया है, विशाल स्नानागार कहां मिले? सभा भवन, जहां ये लोग बैठ के सभा करते। अन्नागार, अन्न रखने का। इसका मतलब था कि लोगों को खाने से ज्यादा अनाज हो रहा था। अगर किसी के घर में कोठी मिले, अन्न भंडार मिले, तो इसका मतलब क्या है? वो किसान हैं और उनके यहां खाने से ज्यादा अनाज हो रहा है। नहीं तो बिजनेसमैन के घर में आपको कोठी उठी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अनाज को जमा करके रखते नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट मार्केट से आशीर्वाद का आटा खरीदेंगे या रोटी बनाएंगे। ठीक है, वो किसानों की तरह गेहूं को कोठी में जमा करके नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब है कि चलिए अब कहीं रखें, पेटीएम रखना है तो रखें, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। चलिए अब नेक्स्ट है चहुंदरो। चहुंदरो भी पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत में, और अर्नेस्ट मैके एनजी मजुमदार ने इसकी खोज की थी 1935 ईस्वी में। यह भी सिंधु नदी के किनारे हैं। मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, पाउडर, यानी उस समय की महिलाएं लिपस्टिक लगा रही थी। उस समय श्रृंगार प्रसाधन का फेस पाउडर लैक्मी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब सोच सकते हैं वो लोग कितनी डेवलप रहे होंगे कि ये जो आज आप लोग श्रृंगार प्रसाधन में यूज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत वो लोग कर चुके थे। लिपस्टिक मिला, काजल करने के लिए मिला, पाउडर मिला,
अब जो भी हो, पाउडर जिसका भी बनाते हो, चाहे मिट्टी का ही बनाते हो, अलग बात। अब आ जाइए लोथल। अब देखिए लोथल के बारे में आपको पता होगा, यह गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था, गुजरात में पड़ता है। यहां से विदेशी व्यापार हुआ करता था, खास करके मेसोपोटामिया से। अहमदाबाद गुजरात भारत में पड़ता है। रंगनाथ राव ने 1955 एवं 62 दो बार इसकी खुदाई हुई है, जिसको निकाला गया। और यह भोगवा नदी के किनारे, यह क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा भी जा चुका है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो जनरल कंपटीशन के लिए भी यह सब महत्वपूर्ण है। तो गोदीवारा वही बंदरगाह, हाथीदांत, अग्नि वेदिका, दिशा मापक, घोड़े की मृण्ड मूर्तियां, यानी घोड़े का मिट्टी का मूर्ति यहीं से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से। अब आ जाइए पांचवा शहर है कालीबंगा। काली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा। और यह राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। अमलानंद घोष ने इसको 1953 और 1960 में खोज किया। यह घग्गर नदी के किनारे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा। याद रखिएगा। भूकंप के साक्ष्य कहां मिले हैं? चूड़ियां कहां मिली है? कालीबंगा। बंगा से, हाँ, काली चूड़ियों के कारण ही उसका नाम कालीबंगा पड़ा था, वहां से काली चूड़ियां मिली। यह क्वेश्चन पूछे, कालीबंगा है कहां? राजस्थान। और सबसे बड़ी बात, एक और विशेषता है कि यहां कच्चे ईंट के मकान होते थे। बाकी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पक्के ईंट के मकान हुआ करते थे, लेकिन इस सभ्यता में कालीबंगा राजस्थान में कच्चे ईंट का प्रयोग होता है। अब सोचेंगे क्यों? क्योंकि यह राजस्थान का क्षेत्र है, गर्मी यहां बहुत ज्यादा पड़ती है, तो कच्चा ईंट भी धूप और गर्मी से पक जाता होगा। तो इनको तो नाली बनाने का भी आवश्यकता इनको नहीं पड़ता होगा, चूंकि रेगिस्तान में पानी अगर गिराओगे तो वो बहेगा रे, सूख जाएगा ना। तो यहां पे नहर नाला नहीं मिलेगा, क्योंकि नदी है ही नहीं। उसके बाद नदी है भी तो उसमें पानी का स्तर कम होगा और गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी, जिस कारण से नाले की आवश्यकता नहीं है। पानी अगर गिरेगा भी तो वो तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी कॉमन सेंस लगा के भी आप जवाब दे सकते हैं। अगर पूछेगा कि कहां की जल निकासी प्रणाली बेहतरीन थी, तो कालीबंगा तो पहले ईंट काट देंगे, क्योंकि वहां तो होगा ही। या कच्चे ईंट का प्रयोग तो इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र है, गर्मी है, तो ईंट खुद पक जाता होगा उस टेम्परेचर में, इसलिए वहां पे पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। तो ये सब कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं। अब आ जाइए धौलावीरा, जो कि गुजरात में ही पड़ता है। कक्षकारण गुजरात गधों के लिए, जंगली गधों के लिए फेमस जगह है। कक्षकारण गुजरात में है। और आर.एस. विस्ट ने इसकी खोज की 1990-91 में। ये इधर जाके खोजा गया है। मनहर मानसर नदी के किनारे है ये। यह जल निकासी के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। तो धौलावीरा किसके लिए फेमस है? जल निकासी। सभी शहर 2 भागों में बटे थे, लेकिन यह शहर 3 भागों में बटा हुआ था। बाद बाकी जितने भी शहर थे कितने भागों में बटे थे? 2 भाग, पूर्वी और पश्चिमी। जबकि ये जो बटा हुआ था 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसकी विशेषता यह भी है कि धौलावीरा शहर 3 भागों में बटा हुआ था। अब आज ये बनावली, हिसार हरियाणा में पड़ता है। बनावली हरियाणा जिला में पड़ता है। यह भारत में आर.एस. विस्ट ने 1973 में खोज किया। और यह सरस्वती नदी के किनारे, अभी यह लुप्त हो चुकी है। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का जिक्र सबसे ज्यादा वेदों में किया गया है, और उस समय यह पवित्र नदी थी। बाद में आगे चलकर यह सूख गई। अभी लेकिन सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है नदी को फिर से जीवित करने का। मिट्टी का हल कहां मिला? तो ये मिट्टी का हल जो है, मिट्टी का हल से कभी जुताई होगा रे? नहीं होगा ना। तो ये खिलौना है। यह वास्तविक हल नहीं, ये क्या है? खिलौना है। क्योंकि आप भी देखते होंगे कि मिट्टी के तरह तरह के आपके भी यहाँ पे मिलते रहता है ना, चूल्हे, बर्तन, बच्चे लोग को खेलने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मिट्टी का जो हल है छोटा सा, वो खिलौना है। ये मत सोचिएगा कि मिट्टी के हल से जुताई हो रही, नहीं, ये खिलौना है। उसके बाद जौ के दाने, मोहरे आदि कहां से मिली है? बनावली से, जो कि कहां है? हरियाणा में। तो 7 प्रमुख शहर के बारे में जान गए। और यहां से हो सकता है आपको प्री या जो भी कंपटीशन में बैठते एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो चलिए, अब आ जाइए कोट दीजी कहां पे है? अन्य शहर में कोट दीजी का भी नाम आपने सुना होगा। सिंधु घाटी का ही एक प्रमुख स्थल है कोट दीजी।
और यह सिंध पाकिस्तान में, मैक्सिमम शहर पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि यह क्षेत्र ही था उत्तर पश्चिम भारत, और उत्तर पश्चिम जब बंटवारा हुआ तो वह पाकिस्तान में चला गया। चित्रित मृदभांड मिला है, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन, घड़ा जो होता है उस टाइप का। मातृ देवी की मूर्तियां, कांसे की अंगूठियां, ये सब कहां पे मिले? कोटदीजी में। मांडा में स्लेड मिला है, ठीक है। सुरकोटदा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्ष में पड़ता है, और यहां पे घोड़े की हड्डी मिली, ठीक है। कलश और समाधान जो है यहीं पे मिला है। समाधान मतलब सबको भूमि के अंदर गाड़ा हुआ, ठीक है, कलश समाधान। तो इस प्रकार से हो सकता है कि अवशेष पूछ दे कि कांसे की अंगूठियां कहां मिली, स्लेट कहां मिला, फिर घोड़े की हड्डी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा भी गया है कि घोड़े की हड्डी कहां मिली, तो घोड़े की हड्डी सुरकोटदा में मिला, और वो कहां है? अब देखिए काल निर्धारण, तो इसका जो सरमान काल है बताया गया है 2350 से 1750। कई बार पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सरमान काल क्या है? 2350। तो 2200 भी लिखा रहे तो घबराना नहीं है, 2200 भी रह सकता है, क्योंकि यह कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से समय निर्धारण होता है। अब कहोगे कार्बन डेटिंग क्या होता है? किसी भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, उसमें कार्बन की मात्रा से निर्धारित होता है। तो कार्बन 14, कार्बन 12, ये दो अपरूप कार्बन का ही है, किसी भी वस्तु में ये पाए जाते हैं। और जब कार्बन 14 की मात्रा घटती है तो उससे आयु का पता चल जाता है कि कितना समय में यह कितना बचेगा। कार्बन 12 मौजूद रहता है, यह घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन कार्बन 14 समय के साथ घटते जाता है। तो इसकी संख्या देख करके इतिहासकार या पुरातत्वविद पता कर लेते हैं कि यह कितना वर्ष पुराना रहा होगा। तो इसमें 100-200 वर्ष आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे 2200 भी लिखा रहे, 1750, तो घबराना नहीं है, वो भी सही है। तो कार्बन पद्धति के हिसाब से इसका सरमान काल ऐसे 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का है। इसी बीच का कोई रहेगा डाटा आप मार दीजिएगा सही। अब देखिए शहर दो भागों में मेन रूप से बटा हुआ था, सिर्फ धौलावीरा को छोड़ करके। एक था आपका पश्चिम वाला शहर, पश्चिम का पार्ट, दूसरा था पूरब का पार्ट। तो पश्चिम वाला पार्ट जो था किला बंद था, ये जो देख रहे हैं ना, ये किला बंद था। और घर यहाँ पे जो खास लोग रहते थे, जो पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग या बिजनेसमैन, या आप कह सकते हैं जो पुरोहित जो थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो शासन कर रहे होंगे, वो आपके पश्चिम वाले ऊंचे वाले क्षेत्र में रहते थे। और पूरब का जो एरिया हुआ करता था वो नीचा हुआ करता था, और यहां पर जन सामान्य लोग, खास करके मजदूर लोग, किसान लोग, ठीक है, जो छोटे तबके के लोग थे, वो लोग यहां रहते थे। अब शहर की विशेषता को देखेंगे। सबसे पहले शहर किलाबंद किया गया था। दूसरा क्या था? सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे, जैसे ये सड़क है ये, तो ये आपस में 90 डिग्री पे काटती थी सभी सड़कें। तो यही शहर का स्ट्रक्चर होता था, वेल सिचुएटेड था, यानी स्थापित किया गया शहर था। और जो मेन सड़क होता था उधर किसी के भी घर का रास्ता नहीं खुलता था, यानी गेट किसी के घर का मेन सड़क की ओर नहीं होता था। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे ये मेन सड़क है, या ऐसे हम मानते हैं, ये अगर मान के चलो मेन सड़क है, ठीक है, तो इसके अंदर जो गली गई है, ये सब जो गली है, तो इसी में रास्ता खुलेगा, ठीक है। ये मेन सड़क की ओर रास्ता इस ओर नहीं खुलेगा, बल्कि गली में खुलता था। तो ये भी इसकी विशेषता थी। सड़कें समकोण पे काटती थी एक दूसरे को। नगर अनेक खंडों में विभक्त था। सड़कें पक्की ईंट से नहीं बल्कि कच्ची ईंट के बने हुए थे, क्योंकि उस समय मेन तो लोग पैदल या बैलगाड़ी से चलते होंगे, ठीक है। तो वहां पे पक्के ईंट का प्रयोग सड़कों को बनाने में नहीं किया गया था, कच्चे ईंटों का प्रयोग करके सड़कें बनाई गई थी। और उसके साथ साथ सड़क के साइड में नाले की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि जो गंदगी, पानी जो निकलेगा घर से, वो उस नाले के माध्यम से आगे चल जाए। और जगह जगह सब में सोख्ता बनाए गए थे, नाला में ही सोख्ता भी था, और सोख्ता पक्की ईंट, चूना, जिप्सम से बनाया गया था, ठीक है। और ऊपर से ये ढका हुआ था, पूरा पत्थर के टुकड़े से, बड़ा बड़ा सिलाब से ढका हुआ रहता था, जो आज भी आप शहरों में देख सकते हैं।
आज वही सीमेंट गिट्टी बालू का प्रयोग करके वो बनाया जाता है ना ढक्कन, और नीचे में शहर में आप देखेंगे। लेकिन आज भी देखिएगा कि जहां तहां आपका जब थोड़ा भी वर्षा होता है तो पानी जमा हो जाता है। तो ये सब सिचुएशन लेकिन इन लोगों के पास नहीं था, चूंकि इन्होंने जगह जगह सोखता बना दिया कि पानी जो जाएगा वो वहां जाकर के सोख ले आ जाएगा और आगे जो है पानी की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आवास जो बनाए गए थे उपयोगितावादी दृष्टिकोण से बनाए गए थे। 1 मंजिला 2 मंजिले बहुमंजिले तक बनाए गए थे। पक्की ईंट का व्यापक प्रयोग किया गया था। घर में रसोई, आंगन, स्नानागार और शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी। लकड़ी के सातीर एवं बीम पर छत, आप पुराने घर को आप देखिएगा अभी भी तो उसमें आपको दिखेगा कि लकड़ी, जो लकड़ी होता है उसी पे आपको छत ढाला हुआ मिलता है अभी भी। हाँ, तो इस प्रकार से ईंट को रख रख के बनाए जाते थे। तो उस समय यही पद्धति के माध्यम से वहां पे 2 मंजिला या बहुमंजिले मकान बनाए गए होंगे या जो अवशेष में मिला। एक और विशेषता वही चीज जो हमने पहले बताया, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पे ना खुलकर किधर खुलते थे, गली में। अब आइए अर्थव्यवस्था कैसी थी। ये तो था नगर नियोजन अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में कृषि, तो 9 प्रकार के फसल वहां देखने को मिलते हैं। गेहूं, जौ, चावल, रागी, मटर, सरसों, दलहन, तरबूज, कपास। कपास मुख्य वाणिज्यिक फसल था और आपको पता होगा कपास से ही रुई बनता है और रुई से ही सूती वस्त्र बनाए जाते थे। और ये लोग सिंधुवासी लोग खास करके वस्त्र का ही व्यवसाय, अन्य जो सभ्यता थी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इराक ईरान में, तो वहां के लोगों के साथ ये लोग सूती वस्त्र का ही व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के साथ। हल का प्रयोग भी किया जाता था। लकड़ी का हल था, लेकिन डंडे द्वारा खुदाई करके तथा छिटका विधि से खेती की जाती। छिटका विधि मतलब घड़ा में पानी ला के छिट छिट करके अपना फसल तैयार करते थे। बोर्डिंग तो था नहीं कि अपना पाइप लगा दिया पटा दिए खेत। सिंचाई मुख्यतः प्राकृतिक सोर्स वर्षा और नदी पर डिपेंड था। नदी पे या वर्षा के माध्यम से सिंचाई होती थी। कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था शीर्तघई अफगानिस्तान में नहर बनाया गया था। धौलावीरा में जलकुंड तालाब के साथ मिले हैं। तो सबसे ज्यादा पशुपालन में बैल, बकरी, भेड़, ऊंट आदि को पाला जाता था। शिल्प उद्योग में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा का व्यवसाय किया जाता था। लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान कब होगा? उत्तर वैदिक काल। सूती वस्त्र उद्योग खास करके मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और आलमगीरपुर में मिले हैं। मनका मतलब आप जान ही रहे होंगे, मनका उद्योग सोना, चांदी, सेलकरी, शंख, पक्की कीमती पत्थरों के बने होते थे। जो मनका खास करके बड़े बड़े मोतियों का माला मनका टाइप का होता है, मनका ही उसको बोलते हैं। तो वहां पे सेलखरी का या शंख का या पत्थर के वहां पे मनके युक्त बनाए जाते थे माला। तो यहाँ पे मनका उद्योग मिला है। मोहर में सेलखरी का प्रयोग किया जाता था। या आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, बेलनाकार सभी प्रकार के मोहरे वहां पे मिले हैं। ईंट जो था 4:2:1 में था। जैसे ये मान लो ईंट है, तो ये मान लो ईंट है, ठीक है। तो ये मान के चलो अगर इसकी लंबाई तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये ऊंचाई क्या हो गया? 1। तो इस अनुपात में ये मिलते थे। व्यापार आंतरिक और विभिन्न हड़प्पाई स्थलों के बीच में होता था। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार के रूप में खास करके मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार होता था। आयात में ये लोग बिटुमिनस जो कि कोयला है ईरान से मंगाते थे। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना ईरान और कोलार की खान जो कर्नाटक में वहां से मंगाते थे। KGF मूवी देखा है ना, यही कोलार की खान की चर्चा है उसमें। कोलार गोल्ड फील्ड, हाँ यही फुल फॉर्म। तांबा खेतरी की खान राजस्थान से मंगाते थे। निर्यात क्या क्या करते थे? हाथी के दांत के बनी वस्तुएं, कीमती पत्थर, पशु पक्षी, काली लकड़ी, सूती वस्त्र, तांबे की बनी वस्तुएं, अनाज, ये सब ये निर्यात करते थे। कहां? तो मेसोपोटामिया या रोम जैसे देशों में। यातायात स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी था और जल मार्ग के लिए नाव। महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन थे? सुतकांगेडोर, सूतकाको, बालाकोट। कहां पे? अरे बालाकोट स्ट्राइक हुआ था ने पाकिस्तान में। अल्लाह, डीनो, नागेश्वर, प्रभास, पाटन, लोथल, ये सब आपके भारत में
भगतराव महाराष्ट्र में। अगर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ये हम भारत का मैप बनाते हैं, तो ये आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ पे ऊपर से आप देख सकते हैं, तो जो है ऊपर से आप लिखना शुरू कीजिएगा। सूतकांगेडोर यहाँ होगा, सूतकाको, बालाकोट यहाँ पे होगा, उसके नीचे सब जो होगा वो भारत में होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, यानी पिक्टोरियल लिपि थी। चित्र के माध्यम से बहुत ज्यादा वहां पे चित्र मिले, जैसे मछली का चित्र हो गया, इस तरह का आकृति का चित्र वहां पे देख रहे हैं। और लोग जो लिखते थे वह जो विधि था वो बेस्ट्रोफेंडम कहलाता है। जैसे यहां से लिखना शुरू किए, इधर लिखेंगे, फिर अब वो इधर से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर इधर लिखेंगे, फिर इधर से लिखना शुरू करेंगे, फिर ऐसे करके लिखते थे। यानी हम लोग अभी क्या करते हैं, यहां से यहां लिखे, फिर यहां से शुरू करते, फिर यहां से शुरू करते, ऐसे करते हैं ना। ये लोग वैसे नहीं करते थे, ये लोग ऐसे गए, फिर इधर आए, फिर उधर से इधर लिखना, इस तरीका से लिखते थे। और यहाँ की लिपि में लगभग कुल 375 से 400 के आसपास अक्षर मिले हैं। ठीक है, तो इनके लिपि में लगभग 375 से 400 अक्षर थे, जिसका प्रयोग करके ये लोग लिखा करते थे। माप तौल के बारे में ये लोग परिचित थे, क्योंकि वहां पे तौलने के लिए तराजू, बटखारा, ये सब साक्ष्य में मिले हैं। पूरी सभ्यता में एक रूपता बाट में देखी गई, 16 के गुणज में थे, 2, 4, 8, 16, 32 इस इकाई में। जैसे होता है ना पौवा, अभी भी आप देखते होंगे पौवा, ठीक है, आधा किलो या 1 केजी रहता है। एक पौवा में 250 ग्राम, 1/4 हुआ रे, उसके बाद हाफ, उसके बाद 1। तो उस समय जो 16 के गुणज में हुआ करते थे, जैसे एक होगा 16 ग्राम, तो अगला होगा 32, अगला होगा 64, नहीं, इस प्रकार से। अब हड़प्पाई समाज मेन रूप से 4 वर्गों में विभक्त था, योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमजीवी। और स्वरूप था मातृसत्तात्मक, समाज में माता का महत्व ज्यादा था। अभी का समाज आपका पितृसत्तात्मक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। चिकित्सीय परीक्षण में ये 4 निर्जातीय समूह की चर्चा की गई है। जब उसके हड्डी पे रिसर्च हुआ तो पता चला इसमें बहुत प्रजाति के लोग रहते थे, एक प्रजाति के लोग नहीं थे। प्रजाति मतलब मुंह, नाक, नक्शा सबका अलग अलग होगा। देखो, जो जिस क्षेत्र में रहता है उसका उसी हिसाब से आपका रंग से लेकर रूप सब कुछ होता है। अगर आप चाइनीज को देखोगे तो उसका अलग ही रूप दिखेगा, इंडियन को देखोगे अलग, और अफ्रीका महादेश का आदमी को देखोगे तो अलग ही दिखेगा। और चले जाओ इंग्लैंड, यूरोपीय देश, स्पेन चले जाओ तो उधर अलग ही दिखेगा। नहीं तो जितना ठंड मुल्क है वहां आपको सुंदरता दिखेगा, और जो जो आप गर्म मुल्क की ओर बढ़ेंगे त्यों तो आपको काला आदमी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, काला कलूठा। तो ये सब निर्जातीय समूह के कारण होता है, सब अलग अलग प्रजाति के हैं। तो भूमध्य सागरीय जायदा थे यहाँ पे। ठीक है, अल्पाइन, प्रोटोस्टेरोलाइट, मंगोलाइड, जो चाइनीज लोग हैं ना, असम के तरफ का या नागालैंड के तरफ का या चीन के लोग, ये मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। ठीक है, आंख छोटा छोटा होगा, ठीक है, थापा टाइप का दिखेंगे। उसके बाद प्रोटोस्टेरोलाइट, जो भी आदिवासी लोग होंगे या ST SC होंगे वो आपको प्रोटोस्टेरोलाइट प्रजाति के हुआ करते थे। और अल्पाइन और भूमध्य सागरीय, ये थोड़ा सा दिखने में स्मार्ट लगेंगे, लंबे चौड़े तगड़े। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखिएगा, या फिर आप यूरोपीय लोगों को देखिएगा, स्पेन के लोगों को देखिए, उसमें थोड़ी सी सुंदरता ज्यादा। या आप पाकिस्तान में ही देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, आप उधर बढ़ते जाइए पश्चिम के तरफ, आपको लोगों की लंबाई, या भारत में भी अगर आप पंजाब के तरफ जाते हैं तो लोगों की लंबाई, कद, सुंदरता बढ़ते जाएगी। फिर जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा तो बहुत ज्यादा सुंदरता देखने को मिलता है। तो ये सब प्रजातीय समूह के कारण होता है। तो यहाँ पे सभी प्रजाति के समूह के लोग थे, अभी के तरह मिक्स थे। मनोरंजन के साधन के रूप में ये लोग शतरंज खेलते थे, पासा खेलते थे, सकनी मामा वाला नहीं, शिकार करते थे, मछली मारना इनका मुख्य मनोरंजन का कह सकते हैं साधन था। सौंदर्य प्रसाधन में इनकी रुचि थी, तभी तो लिपस्टिक और पाउडर मिला था लैक्मी वाला। उसके बाद आभूषण में भी रुचि था, बड़ा बड़ा मनका का प्रयोग करते थे माला बनाने में। ठीक है, नहीं कुछ तो अपना सेल खरी का, मिट्टी का भी अपना बना बना के गूंथ करके पहन लिए। नहीं तो वही मनका था या पत्थर का। आज भी आप देखते होंगे कि आज फिर फैशन ट्रेंड में चला है, वो बड़ा बड़ा पत्थर वाला जो है माला लड़की लोग खास करके पहनती है। नहीं, लड़का लोग तो कम रुचि लेता है ये सब में।
उसके बाद लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। 3 प्रकार के मृतकों की संस्कार प्रणालियां थी। पूर्ण समाधान, दूसरा है दाह संस्कार, तीसरा आंशिक समाधान। ठीक है, पूरा रूप से दफना दिया, एक को जला। बता रहे हैं आंशिक रूप से क्या होगा कि इसमें क्या किया जाएगा, पहले इसको ऊंचाई वाले जगह पे छोड़ देगा। ठीक है, थोड़ा सा घर टूट जाएगा, चिल कौवा खा गया, उसके बाद उसको जाके गाड़ देगा, तो उसको आंशिक समाधान कहा जाता था। जैन धर्म में आज भी यही होता है। जैन धर्म के लोग को अब मतलब मरने के बाद ज्यादा तकलीफ है, जिंदा में उतना तकलीफ नहीं है। अब उसके लिए पहाड़ पे ले जाया जाता है और ऐसे जगह छोड़ा जाता है जहां रखा जाता है जहां पे चिल कौवा गिद्ध खा जाए। लेकिन अब क्या है, गिद्ध ना है ना चिल है, उस हिसाब से तो वो उसका जो है ना, वो शरीर खाने वाले जो जीव जंतु की संख्या कम है, तो बहुत लंबा समय लग जाता है उसको विघटन होने में। तो उस समय तो बहुत ज्यादा गिद्ध था, तुरंत ऊंचाई पे रखता था, गिद्ध की नजर पड़ी तुरंत पहुंच के, तुरंत घंटा 2 घंटा में तो खा के नहीं पचा देता था। लेकिन अब थोड़ा सा जैन धर्म के लोगों को दिक्कतें आती है। ठीक है, अब कहां रखा जाए, हाँ कुत्ता उत्ता भी उसमें चोट कर देगा ना। चलो जो भी हो, अपनी अपनी पद्धति है। तो आंशिक समाधान मतलब पहले क्या करना, उसको नहीं, पहले जानवर के लिए ऊंचाई पे छोड़ देना, फिर आगे चल करके। चलिए अब आ जाइए संस्कृति। हड़प्पाई धर्म जो था मेन रूप से किस पे आधारित था, मातृ देवी पूजा पर, शिव की उपासना और पशुपतिनाथ देवता का जो है कहीं कहीं मोहर में चित्र बनाया गया था। और खास करके ये लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे। और आज भी हिंदू धर्म में देखिएगा कि लिंग योनि की पूजा होती है, शिवलिंग। ठीक है, उसके बाद है सामूहिक स्नानागार, जहां पर ये लोग धार्मिक कार्य करने के लिए पहले स्नान करते थे। आज भी छठ उठ में देखते हैं ना, सामूहिक रूप से लोग जाके नदी में स्नान करके फिर पूजा याचना करते हैं। आप देखेंगे सामूहिक स्नानागार भी दिखेगा। ठीक है, खास करके जब धार्मिक कार्य होता था तब उसमें जाकर के लोग स्नान करके यज्ञ हवन में पार्टिसिपेट करते थे। अब देखो ये थोड़ा सा चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये कुआं है, ये क्या है, कुआं है। तो हमारे चित्रकार महोदय जो ग्राफिक्स डिजाइन किए हैं, बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। तो यहां से देखिए ये कुआं है, कुआं से यहाँ पे स्नानागार में पानी भरा जाता था और फिर ये निकासी था। और यहाँ पे स्नान के बाद जो है पानी, गंदा पानी निकल भी जाता था। और चारों ओर यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे वस्त्र बदलने के लिए, और ये सीढ़ियां बनी हुई थी स्नानागार में उतरने के लिए। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। लोगों को योग में विश्वास था, योगासन वगैरह किया करते थे। भूत प्रेत जादू टोना में भी विश्वास था। पशु पूजा, एक श्रृंगी जो काल्पनिक पशु है उसकी पूजा करते थे। और कुंवर वाला बैल, आज भी आप हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कुंवर वाला बैल को बसा बावा करके पूजा किया जाता है। वास्तविक रूप से कुंवर वाला बैल का पूजा किया जाता था। उसके बाद जो है वृक्ष पूजा, पीपल बरगद नीम आदि की पूजा की जाती थी और आज भी किया जाता है हिंदू धर्म में। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ये वाला, इसका प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा वासी ने किया था। और अग्निवेदी का प्रयोग कालीबंगा में सबसे पहले किया गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी में इनको अंकगणित का ज्ञान था, ज्यामितीय ज्ञान भी था, दशमलव का भी ज्ञान था। खगोल विज्ञान, धातु, रसायन, चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। राजनीतिक संगठन स्पष्ट रूप से जानकारी का अभाव है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे जनतांत्रिक व्यवस्था होगा, ऐसा हंटर ने कहा। व्हीलर महोदय ने कहा है कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक और धर्म की महत्ता को स्वीकारा है। स्टुअर्ट पिगट ने पुरोहितों का शासन बताया है और मैके ने प्रतिनिधि का शासन बताया। यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, एग्जैक्ट जानकारी किसी ने भी नहीं दिया है। क्योंकि यह जो भी जानकारी है वो पुरातात्विक सोर्स से मिला है, कोई भी लिटरेचर यहाँ पे नहीं मिला है, साहित्यिक सोर्स नहीं मिला है। इसीलिए कन्फर्म अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। सबसे लोकप्रिय विचार ऐसे है कि इनका जो प्रशासन था वो व्यापारियों के द्वारा शासन चल रहा होगा। ठीक है, ये ज्यादातर इतिहासकार और लोकप्रिय विचार भी है, क्योंकि ये लोग व्यापार बहुत दूर दूर तक करते थे और इतना धनी मनी वो व्यापार के माध्यम से ही हुए होंगे। दूसरा कोई भी कारण नहीं रहा होगा
कि इन लोग के पास जो पक्के ईंट के मकान थे, शौचालय था घर में, या जो पक्के सड़क थी, तो ये सब जो विशेषता तभी आया होगा जब इनके पास धन आया होगा और व्यापारी वर्ग के पास ही धन आया होगा, ये भी बात है। इसीलिए व्यापारियों का शासन रहा होगा, ऐसा सबसे ज्यादा लोकप्रिय मत है। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के भी देशी और विदेशी जो इतिहासकार है अलग अलग मत देते हैं, और कुछ इतिहासकार बोलते हैं यह विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी यह विदेशों से भारत में आया, यह सभ्यता भारत की नहीं है बल्कि विदेशों से भारत में आई। और एक है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, भारतीय इतिहासकार बताते नहीं ये यहीं की सभ्यता थी और यहीं की सभ्यता धीरे धीरे विकसित अवस्था में गई। क्योंकि ग्रामीण सभ्यता ही धीरे धीरे क्या हो जाती है, जब विकसित अवस्था में जाती है तो शहरीकरण हो जाता है। जैसे अभी हम लोग तेघरा में रह रहे हैं, तो कभी ये गांव होगा, गांव से क्या हुआ, नगर पंचायत बना, नगर पंचायत से अब नगर परिषद बना, और कुछ वर्षों के बाद यह नगर निगम बन जाएगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गांव से ही धीरे धीरे यह सभ्यता का विकास शहर की ओर हुआ होगा। ऐसा जो स्वदेशी इतिहासकार है उनका मानना है, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने दिया। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है मार्टिमर। जितने अंग्रेज थे वो भारत की सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए हर हमेशा भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है उन्होंने। जैसे मार्टिमर व्हीलर है, वो बोलते नहीं ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, गार्डन चाइल्ड, केमर, डीडी कोसाम्बी, एक भारतीय भी घुस गया, वो भी वही बात बोल रहा है कि नहीं ये बाहर से ही आई। लेकिन यहां पे देखिए इनका मानना क्या, मेसोपोटामिया सभ्यता से विसरण द्वारा ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और भारत की ओर रुख किए। मेसोपोटामिया, इराक, ईरान से धीरे धीरे ये लोग बढ़ते गए। लेकिन बहुत ज्यादा साक्ष्य भी मिलता है, इराक, ईरान में बहुत सारे जो अवशेष मिले हैं वो इन सभ्यता से मिलते हैं। वैदिक सभ्यता के लोगों का भी जो उत्पत्ति का स्थल मध्य एशिया ही बताया जाता है, और वहां पे जो वेद पुराणों में जो चर्चा किया गया नदियों का, वो अफगानिस्तान की नदियों का चर्चा किया गया। बहुत सारे इराक, ईरान के तरफ की नदियों का चर्चा किया गया। इसका मतलब है कि आज लोग भी मध्य एशिया से ही भारत की ओर आए होंगे। यानी आज जो हैं हिंदू लोग जो हैं वो भारत के मूलवासी नहीं हैं। मूलवासी यहां पे एसटी, एससी और जनजातीय लोग को माना जाता है। ठीक है, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मुख्य प्रतिपादक रोमिला थापर, एक बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, आलचिन दंपति, अमलानंद घोष। उनका मानना है कि यह संस्कृति राजस्थान की सोथी एवं कालीबंगा, बलूचिस्तान की कुल्ली एवं नाल और सिंध की आमरी और कोट दीजी सभ्यता धीरे धीरे अपनी विकसित अवस्था में गई और शहरी सभ्यता बनी, जिसको कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से आगे चल करके पढ़ा। अन्य सिद्धांत है आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। मुख्य प्रतिपादक इसके हैं लक्ष्मण, स्वरूप सहाय और रामचंद्रन। लेकिन इसको भी अमान्य माना गया क्योंकि दोनों सभ्यता में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला। आज लोग गांव में रहते थे जबकि सिंधु घाटी के लोग शहर में रहते थे। इनका पक्के ईंट का मकान था जबकि ये कच्चे नहीं, और ये खास करके झोपड़ी बना करके रहते थे, घास फूस के घर में रहते थे। कौन? वैदिक सभ्यता के लोग। इसलिए सभ्यता का अंतर है, इसीलिए यह भी मानना सही नहीं है। फिर रखाल दास बनर्जी ने बताया कि द्रविड़ों से उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुआ और धीरे धीरे ये फैले, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं में समानता मिली है। लेकिन आगे चल करके इसको भी खारिज किया गया कि द्रविड़ों से भी उत्पत्ति इसकी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के यहां सबसे ज्यादा मानने वाली बात यही है रोमिला थापर वाला कि ग्रामीण सभ्यता से ही यह सभ्यता धीरे धीरे शहरी सभ्यता में कन्वर्ट हुआ होगा, जो कि ये लिख सकते हैं राजस्थान की सोथी एवं कालीबंगा सभ्यता, बलूचिस्तान की कुल्ली एवं नाल और सिंध की आमरी और कोट दीजी सभ्यता ही धीरे धीरे विकसित होकर के ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता में बदल गया। अब आइए इसका पतन का कारण भी कई हैं, कैसे पतन हो गया, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात हुआ। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान भी इसमें, जैसे आपका यहाँ कालीबंगा पड़ता है तो यहां तो बाढ़ नहीं आया होगा। अगर हम एक कारण बाढ़ को मानते हैं तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का कारण बाढ़ नहीं रहा होगा खत्म होने का, क्योंकि राजस्थान में बाढ़ नहीं आई होगी।
तो एक कारण नहीं रहा होगा ये पूरे सभ्यता का विनाश का, कई कारण रहे होंगे। और मेन कारण यहां पे व्यापार में गिरावट और प्रशासनिक गिरावट ही होगा। जब केंद्रीय, जैसे मान के चलो ये केंद्र है और यहां से पूरे सब जगह पे व्यापार होता है। अभी मान लो दिल्ली है, दिल्ली से पूरे देश का कंट्रोल हो रहा है। अगर दिल्ली में कुछ ऐसा घटना, प्राकृतिक घटना हो जाए, भूकंप आ जाए, और सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब गायब, सेना नायक और सब गायब, मतलब रातों रात गए अंदर, भूमि के अंदर। अब बताइए पूरा भारत पे कंट्रोल कर पाना उस समय मुश्किल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि केंद्र ही खत्म हो गया। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि वह सत्ता जो यहां से जो कंट्रोल हो रहा है पूरे भारत का, उसमें कमी आ जाएगी, वो नहीं हो पाएगा, जिस कारण से फिर सब अलग अलग टूट जाएगा और जो अभी जिस अवस्था में देश है वो बहुत पीछे चला जाए। तो हो सकता है यही मेन रीजन रहा होगा, उसका जो केंद्रीय जहां से वो कंट्रोल हो रहा होगा वही खत्म हो गया होगा। या तो वो बाढ़ से खत्म हुआ होगा, या सुखाड़ से खत्म हुआ होगा, या जलवायु परिवर्तन से हुआ होगा, या कोई बीमारी हो गया जैसे कोरोना टाइप का बीमारी। किस प्रकार से आपने देखा कोरोना के टाइम पे लोग मरने लगे। तो हो सकता है क्योंकि इनकी हड्डियों पे जब रिसर्च हुआ तो इनमें प्रोटोजोआ नामक जीवाणु पाए गए, प्रोटोजोआ पाया गया, जो कि माना जाता है कि इनको मलेरिया टाइप का कोई बीमारी हो चुका हो, ठीक है, जिस कारण से इनकी मृत्यु, इन लोगों की मृत्यु हुई होगी। क्योंकि एक एक जगह हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हड्डी मिली, इसका मतलब है कि लोग एकाएक मरे। अगर बाढ़ में मरते तो भस जाते। तो बहुत सारे सबूत मिले जिससे यह अंदाजा नहीं लगाया गया कि ये लोग एकाएक ही मरे, और हो सकता है कि बीमारी के कारण भी ये लोग मरे होंगे, ठीक है। जब केंद्रीय बीच में, जैसे अभी आप देखे होंगे कि कोरोना टाइम पे दिल्ली मुंबई में क्या स्थिति था, लोग क्या थे, अपने अपने राज्य की ओर पलायन कर रहे थे, बोरिया बिस्तर समेट के माथा पे ले लेके 1500 किलोमीटर पैदल साइकिल से। एक बिहार की जो साइकिल से ही अपने पिता को ले आई, नहीं, कोरोना टाइम पे। तो कहने का अर्थ है मेरा कि कोई भी रीजन रहा होगा, कोई एग्जैक्ट कारण अभी तक इतिहासकारों को पता नहीं है। अगर पता चलेगा, सभ्यता को पढ़ा जाएगा, लिपि लोग पढ़ लेंगे, आज तक इसकी लिपि भी नहीं पढ़ी गई है, तब हो सकता है इनके बारे में और भी जानकारियां मिल सकती है। बाढ़ द्वारा पतन, मार्शल मैक और एस राव ने बोला है कि बाढ़ द्वारा पतन हुआ है। नदियों का सूख जाना, डीपी अग्रवाल। उसके बाद नदियों का मार्ग में परिवर्तन, एमएस वत्स और जॉर्ज वेल्स ने बोला है। तात्विक, भूतात्विक हलचल यानी भूकंप, आर.ए. राइस और एम.ए. साहनी ने बोला है। मलेरिया महामारी, कैनेडी ने बोला है। आर्य आक्रमण, आर्य जो आए वैदिक सभ्यता के लोग, उन्होंने आक्रमण किया, तो मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड्स ने बोला है। प्रशासनिक गिरावट, जॉन मार्शल ने बोला है। व्यापार में गिरावट, यह लोकप्रिय मत है। सबसे ज्यादा माना गया कि व्यापार में ही गिरावट आ गया था इनका, व्यापार ही चलना बंद हो गया, केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई होगी और धीरे धीरे ये लोग गांव की तरफ चले गए। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन। अगर जलवायु परिवर्तन, तो उस समय तो उतना वाहन भी नहीं था और उतना जो है पोल्यूशन भी नहीं था, तो जलवायु परिवर्तन थोड़ा सा यह शक के दायरे में है, चूंकि उस समय उतना भयावह स्थिति, चूंकि जनसंख्या उतनी नहीं थी। पारिस्थितिक असंतुलन, तो जो भी हो, फेयर सर्विस एंड गुरुदीप जो है वो ये बात बोले, नोमा जो है यही है, फेयर सर्विस एंड गुरुदीप सिंह ने बताया है। तो जो उस समय के कुछ पेड़ पौधे के कुछ अवशेष मिले, तो उसमें जब रिसर्च किया गया तो पता चला उसमें जो है पानी की मात्रा, जल की बहुत कम पाई गई। मतलब उसमें वह सिचुएशन तभी होता है पौधे में जब उसको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। तो उसके आधार पे फेयर सर्विस एंड गुरुदीप सिंह ने बताया कि सुखाड़ आ गया था वहां, जिस कारण से पेड़ पौधे सूख गए। जो भी रीजन रहा होगा, तो अभी तक कंफर्म रीजन का पता नहीं चला है, इसीलिए कुछ भी कहना अपने मन से यहां पे सही नहीं होगा। विभिन्न मत हैं और पतन के सिद्धांत हैं, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय मत व्यापार में गिरावट ही माना गया है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई और भारत की एक प्राचीनतम जो महान सभ्यता थी उसका समापन हो गया। तो आपने आज के लेक्चर में पूरा देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई
तो चूंकि यह एक आदि ऐतिहासिक काल है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक इतिहास। ठीक है, मतलब इतिहास। तो ये आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखा तो गया है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया। इसमें लिखे गए जो लिपियां हैं वो लिखी गई है, बहुत सारे भाव चित्रात्मक लिपि मिला है, लेकिन आज तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। अगर पढ़ेगा तो हो सकता है और भी जानकारियां मिले। तो यहां से बराबर 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, खास करके बीपीएससी में या जनरल कंपटीशन में भी यहां से, क्योंकि इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर है यह और पहला चैप्टर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।